लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह म्योंग-हुन ने काउंटर क्लेम किया काया को लेकर। ये कहा कि उसने शादी से पहले बच्चे को जन्म देने की बात अपने ससुराल वालों से छुपाई, इसलिए शादी को कैंसिल कर दिया जाए। इससे तो प्रो बोनो टीम परेशान हो जाती है कि अगर ये साबित हुआ तो काया को वापस न भेज दिया जाए। पर फिलहाल उनका मेडिकल चेकअप होता है कि इसकी वजह से सभी स्ट्रेस में थे, लेकिन पैम एकदम ठीक थी। लेकिन कांग तो गुस्से में चिल्लाने भी लग जाता है क्योंकि उस पर एनेस्थीसिया का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर हियरिंग में म्योंग-हुन फिर से वही शादी को कैंसिल करने की बात रखता है। कहता है कि काया ने शादी पक्की करने के लिए डोंगमिन से ये बात छुपाई थी, यानी कि अपने हस्बैंड से, और शादी के फ्यूचर के लिए बच्चे के जन्म के बारे में जानना जरूरी होता है। काया ने ये बात छुपाकर अपने पति और इन-लॉज को धोखा दिया है। और जब काया से इस बारे में पूछा जाता है तो वो एक्सेप्ट करती है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन तब वो बहुत छोटी थी। फिर वो अपने बारे में बताती है कि जब वो 13 साल की थी तब उसे किडनैप किया गया था और उस आदमी ने उसके साथ रेप किया। वो उस टाइम 32 साल का था। काया उस आदमी से पहले कभी मिली भी नहीं थी। पर म्योंग-हुन कहता है कि मैं मानता हूँ कि काया के साथ गलत हुआ है। इतनी छोटी उम्र में उसने इतना कुछ झेला, लेकिन बच्चे होने की बात उसे छुपानी नहीं चाहिए थी। तो ये तो एक फ्रॉड हुआ ना। तब कांग उससे कहता है कि चलो माना तुम्हें डॉग्स ने बहुत बुरी तरह से काटा, तो क्या तुम शादी से पहले अपनी वाइफ को ही बताओगे? तो वो कहता है कि ये कोई बात नहीं हुई है। तो कांग कहता है कि बस ऐसे काया के साथ भी ऐसे हुआ था। एक पागल कुत्ते ने उसे काटा। और उससे फिर से पूछता है कि क्या तुमने अपनी वाइफ को शादी से पहले अपने सेक्सुअल अफेयर्स के बारे में बताया था, वो भी एक-एक डिटेल्स के साथ? तो वो कहता है कि ये कॉमन सेंस है, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है। वो कहता है हाँ कॉमन सेंस है, तो लॉ भी कॉमन सेंस के बेस पर होना चाहिए। लॉ भी कॉमन सेंस भूल जाता है। जो काया के साथ हुआ वो हर किसी के साथ नहीं होता है। 13 साल में उसका किडनैप हुआ था और 14 साल में उसने बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा भी उससे दूर कर दिया गया। उसके दर्द और डर को कोई महसूस नहीं कर सकता है। ये सच है कि प्रेगनेंसी को छुपाना गलत है, लेकिन ये केस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विक्टिम का है, जिसे उसके ससुर ने ही सेक्सुअली अब्यूज किया। और ये बात के लिए सॉरी बोलने के बजाय वो विक्टिम की शादी कैंसिल करने के लिए उसके दर्द को कुरेद रहे हैं। मेरे कॉमन सेंस के हिसाब से यहाँ कल्प्रिट को विक्टिम बनाया जा रहा है। फिर ट्रायल खत्म होता है। उन्हें नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन काया खुश थी कि कांग उसके लिए इतनी मेहनत से लड़ाई कर रहा है। ये पहली बार है किसी फॉरेन कंट्री में कोई इसके लिए इतना कुछ कर रहा है, उसका साथ दे रहा है। फिर काया के जाने के बाद पैम कांग को कांग्रेचुलेट करती है कि उसने पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर के तौर पर अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। फिर नेक्स्ट हियरिंग में कांग की ऐसी दलीलें रखने से फाइनली फैसला उनके फेवर में आता है। जज कहती है कि माना काया ने बच्चे को जन्म देने की बात छुपाई, लेकिन ये कोई नहीं समझ सकता कि वो किस दर्द से गुजरी है। और बच्चे होने के टाइम वो बहुत छोटी थी, ये बहुत ही पहले की बात है, तो मतलब ये शादी कैंसिल नहीं होगी। काया अब डिवोर्स ले सकती है और कोरिया में भी रह सकती है। अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए फिर कांग पैम को बाहर ले जाता है और तब उससे रिश्वत वाली वीडियो के बारे में बात करता है। वो बताती है कि किसी अनजान ने उसे वो वीडियो भेजी थी, शायद कांग को फंसाने के लिए। पर पैम को समझ नहीं आ रहा था कि कांग अच्छा इंसान है या नहीं। उसकी अजीब हरकतें, उसका इस प्रो बोनो टीम में आने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन फिर अब वो उनका ही अटॉर्नी बन गया है। और फिर वीडियो में एकदम साफ साफ दिख रहा था कि वो खुशी खुशी रिश्वत ले रहा है। पैम को तो जोंगमिन से उनके 70% विन रेट वाले डील के बारे में पता चल गया था। तो वो कहती है कि हम तुम्हारी डील के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बनो। एक तरफ तुम्हारी ऐसी हरकतें और दूसरी तरफ कोर्ट में तुम इतने सिंसियर होकर आर्गुमेंट करते हो, इसलिए वो कंफ्यूज हो रही थी। पर वो ये मानना चाहती थी कि वो अच्छा इंसान ही निकले। पर अभी फिलहाल इतनी आसानी से सब खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि म्योंग-हुन ने अपील कर ली थी। वो नए सबूतों के साथ फैसले के खिलाफ अपील करता है। वो बताता है कि काया अपने रेपिस्ट के साथ 9 महीने तक रही थी। तो हमें दिखाया जाता है कि काया एक हफ्ते बाद अपने रेपिस्ट से बचकर अपने घर वापस गई थी, लेकिन उसके डैड ने उसे वापस से उसी आदमी के पास भेज दिया, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बदनामी हो रही थी। तब वो 9 महीने तक उसके साथ रही, जहाँ वो हर रात से मारता पीटता था, उसे सेक्सुअली अब्यूज करता था। और फिर प्रेगनेंसी में जब उसे लेबर पेन हुआ तो फिर से अपने घर भागी, लेकिन उसकी ऐसी हालत पर भी उसके डैड ने उसे घर आने नहीं दिया, भगा दिया। तब उसने जंगल में ही अपने बच्चे को जन्म दिया और उससे वो बच्चा दूर कर दिया गया। तो इन सब बातों से म्योंग-हुन ये साबित करना चाह रहा था कि काया के डैड ने ही तो उसे आदमी के साथ रहने की परमिशन दी थी, तो सेक्सुअली अब्यूज कैसे हुआ? ये तो एक तरह से शादी हो रही है ना। तो उसका कह रहा है कि डोंगमिन से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में छिपाने से उसकी इज्जत या फिर प्राइवेसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर ये सुन के काया को बहुत बुरा लगता है कि उसकी इस हालत को शादी का नाम दिया जा रहा है। लेकिन इस बार ये जज म्योंग-हुन की बातों से एग्री करती है और फैसला काया के खिलाफ हो जाता है कि अब डिवोर्स के बजाय शादी को कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ ही सच छुपाने के लिए काया को 10 मिलियन वॉन का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इससे अपनी प्रो बोनो टीम बहुत परेशान हो जाती है और उन्हें ये भी पता चलता है कि इसमें वो पहले वाले कुत्ते ब्योल के केस वाला असेंबली मैन था, वो इससे जुड़ा हुआ था। शायद वो इस केस के जरिए कांग से बदला लेना चाह रहा था। पर कांग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो इस बार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। काया को भी उन पर पूरा भरोसा था, क्योंकि अब तक उन्होंने उसके लिए इतनी मेहनत की, तो आगे भी करेंगे। वो कोरिया को एक बहुत अच्छी कंट्री मानती थी, उसे पूरा भरोसा था कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। अब अपील के बाद ट्रायल होता है, पर इस जज का कहना था कि डिफेंडेंट यानी कि गांव के गवर्नर को 100 से भी ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर दया दिखाने के लिए अपील की है कि वो एक अच्छा इंसान है, बहुत ही भला इंसान है और इससे पहले का उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जबकि गांव वालों ने तो काया के अगेंस्ट ही बोला है कि छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो बस इसके लिए गवर्नर की 3 साल की सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है और सजा के नाम पर यह होता है कि उसे कुछ दिन कम्युनिटी सर्विस देनी पड़ेगी। ये सबसे तो काया टूट ही जाती है और कांग को भी बहुत गुस्सा आता है कि ये किस तरह का लॉ है। ऊपर से जब वो फिर अपील करते हैं तो उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तब कांग को पता चलता है कि इसके पीछे उसका वही धोखेबाज बॉस है। अगर अपील डिसमिस हो गई तो मतलब काया का वीजा कैंसिल हो जाएगा और उसे वापस भेज दिया जाएगा।
कांग तो पागल हो रहा था, वो काया से मिलने जाता है लेकिन उसके सामने हिम्मत नहीं कर पाता। उसी टाइम ये न्यूज़ भी आती है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पर अगली यूएन असेंबली में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इस बात पर स्पीच देंगे कि ह्यूमन राइट्स को कैसे अपनाते हैं वो, उनके देश में रिफ्यूजी को कैसे वेलकम किया जाता है। तब कांग वापस से अपनी ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि इसकी टीम अपने काम में लगी हुई थी क्योंकि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बस किसी तरह इस केस को जीतना चाहते थे क्योंकि नए फैसले के बाद काया को किसी भी टाइम वापस भेज दिया जाएगा, इसलिए वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे थे कि वो कुछ भी करके उसे रोक ले। बुक्स पढ़ते हैं, लॉ आर्टिकल्स देखते हैं कि कुछ काम का मिले, तो इन सब के बाद भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कल उसे बाहर निकाल जाने वाला था। इससे सब टेंशन में आते हैं। वीना को तो बहुत गुस्सा आता है कि किस तरह की कंट्री जो विक्टिम के साथ ऐसा कर रही है। और अगले दिन जब काया को निकाला जा रहा था तो कांग अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है और इस बार उसने काया के रिफ्यूजी स्टेटस के लिए फाइल किया था, यानी कि उसे रिफ्यूजी के तौर पर कोरिया में रहने दिया जाए क्योंकि उसकी अपनी कंट्री में उसे बिल्कुल भी नहीं है। पर इसे भी डिनाई कर दिया गया था, लेकिन कांग फिर भी पब्लिक हियरिंग करवा ही देता है। जज भी कहता है कि इस हियरिंग का क्या मतलब है और काया रिफ्यूजी कैसे हो सकती है, वो 2 साल पहले शादी करके यहाँ आई थी ना। तब कांग काया के बारे में जज को फिर से बताता है कि कैसे उसके ससुर ने उसके साथ गलत किया, तो उसके साथ ये अत्याचार ही तो हुआ। तो जज इस पर गुस्सा करता है कि ये क्या बात हुई, अगर उसके साथ यहाँ पर अत्याचार हुआ है तो वो किसी और देश में रिफ्यूजी होगी ना, यहाँ साउथ कोरिया में थोड़ी होगी। तब कांग ये कहता है कि क्या ये रियल कोरिया है, ऐसी कंट्री जहाँ सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम को न्याय की जगह वापस भेज दिया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज विक्टिम को मैरिज स्कैमर बताया जाता है जो ह्यूमन राइट्स को बाहर लीड करने वाला है, क्या रियल कोरिया है। और फिर जज सिंह पूछता है कि आप किस कोरिया में हो। ये सुनकर तो वो गुस्सा होता है, उसे बात करने के लिए बुलाता है क्योंकि इस ट्रायल में रिपोर्टर्स को भी बुलाया गया था। तो जज उस पर गुस्सा करता है कि तुम ये किसी अजीब बातें कर रहे हो, मैं देशभक्त हूँ, मैंने इस देश के लिए अपनी पूरी लाइफ दी है और तुम सबके सामने से बातें करके हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हो, हमारी रेपुटेशन खराब कर रहे हो। तो अब इन सब के बाद उन्हें ये तो पता नहीं था कि वो ट्रायल जीतेंगे भी कि नहीं, पर कांग को ये यकीन जरूर था कि वो इस केस को जीतेंगे ही। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना श्योर कैसे है। तो वो बताता है कि 1.5 महीने बाद वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है और तब कोरिया का प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स और रिफ्यूजी पर स्पीच देंगे। तो ऐसे में इस ट्रायल के जरिए कांग ये मैटर हर तरफ फैलाना चाह रहा था, इसलिए उसने रिपोर्टर्स को बुलाया था। इससे ये केस बस यहीं तक नहीं रह जाएगा, कोरिया की रेपुटेशन बन जाएगा और कांग का यही तो प्लान था और ये काम करता भी है। यूएन स्पीच से पहले ये मामला वायरल हो जाता है। फिर अगली सुनवाई में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के अटॉर्नी, प्रो बोनो अटॉर्नी को काउंसिल के तौर पर इससे जुड़ते हैं और काया की तरफ बहुत से विक्टिम्स आते हैं जिनके साथ किसी न किसी तरह का असॉल्ट हुआ था। एक के साथ डेटिंग असॉल्ट हुआ था, रिपोर्ट की तो उसे लवर्स के बीच का मैटर बताकर सेटल कर दिया गया। तो एक के सीनियर ने उससे वर्क प्लेस पर सेक्सुअली हैरेस किया और एक का तो सेम काया जैसा मैटर था और भी बहुत से लोग थे। सबका मानना था कि उन्हें ऐसी कंट्री नहीं चाहिए जहां उन्हें इग्नोर किया जाता है और कल्प्रिट को बचाया जाता है। कांग कहता है कि बस यही लोग नहीं है जिन्हें यहाँ पर न्याय चाहिए। फिर उन्हें बहुत से लोगों की वीडियो दिखाता है जो कि न्याय मांग रहे थे, यहाँ शरण मांग रहे थे। तो म्योंगन कहता है कि ये बस एक फॉरेन वुमेन के लिए इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है, कोरिया की इमेज खराब कर रहा है। तो कांग कहता है कि ये बस काया की बात नहीं है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। और रही बात इमेज की, तो फॉरेन वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, बाहर की बेटी यहाँ खेतों में काम करने आती है, उन जगहों को डेवलप करते हैं जिसे हमारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ तक कि म्योंगन के खुद के बच्चों की सिटीजनशिप यूएस की थी क्योंकि वो बच्चा पैदा करने के टाइम वहाँ गए थे। और बड़े बड़े अटॉर्नी को भी बाहर की सिटीजनशिप चाहिए हमारे पैसों से वहाँ टैक्स भरने के लिए। ऐसे ही वो एक एक करके सबकी क्लास लगाता है, जबकि बाहर के लोग छुट्टियों में यहाँ आते हैं, हमारे फार्म्स, विलेज, फैक्ट्रीज की देखभाल करते हैं। तो असली कोरियन मेंबर कौन हुए, हम या फिर ये? और इसके बाद भी इन्हें अपना नहीं माना जाता, तो हम किस तरह के देश में रह रहे हैं? ये सब बातें सुनने के बाद जज 2 हफ्ते का टाइम मांगता है और फिर ट्रायल में वो अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाता है कि किस तरह पहले उसके बाप दादा ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और वो भी देशभक्त है। और वो ये बात भी मानता है कि काया के जैसे बाहर से आए नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। वो जिस कोरिया में रहता है वो न्याय करता है और वो अपनी इमेज खराब नहीं होने देगा। वो फैसला बदल देता है, यानी कि काया के हक में फैसला आता है कि अब वो इस देश में रह सकती है, उसे कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा। साथ ही पूरे देश की तरफ से काया से माफी मांगता है कि उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ और कोरिया आने के लिए उसे थैंक्स करता है। इस फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और डोंगबी भी वहाँ आया हुआ था, वो भी काया के लिए बहुत खुश होता है। तो बस जैसा कांग ने सोचा था, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के टाइम ये मामला वायरल हो जाता है। इससे प्रेसिडेंट को वहाँ पर इस पर स्पीच देनी पड़ती है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जेनी, यानी कि ब्लैक पिंक की जेनी ने काया के डांस की वीडियो को पोस्ट किया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कांग को मामला छोड़ने के बदले काया के लिए वर्क वीजा और फाइनेंशियल सपोर्ट का ऑफर देते हैं। शुरू से ही कांग का यही तो प्लान था और वो इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद आती है बारी उस गवर्नर की, उसे भी तो सजा मिलनी थी। तो पैम कहती है कि इसकी चिंता मत करो, उसका काम हो जाएगा। वो कम्युनिटी सर्विस नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने फैसले के खिलाफ आगे अपील करता है। लेकिन उसे जो जज मिलती है वो यमराज थी, वही पैम की दोस्त, जो सेक्सुअल असॉल्ट करने वालों को कड़ी सजा देने के लिए फेमस थी। और वही काया की खबर फैलने के बाद जोंगमिन का डैड उसे बुलाता है और प्रो बोनो टीम को डिस्बैंड करने के लिए कह देता है। जबकि उधर ऑफिस में पैम को जब उनकी मेडिकल चेकअप रिपोर्ट मिलती है तो उसे कांग का वही एनेस्थीसिया वाला स्टेटमेंट याद आता है और फिर वो रिश्वत वाली वीडियो याद करती है। उससे कुछ समझ में आ जाता है, जिससे वो कांग से कहती है कि तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।